नहीं सही है। अच्छा जी बेटा, यहाँ पर ये है सबसे फर्स्ट स्लाइड। आपने टेबल फॉर्म में जो स्लाइड्स थी उसका तो ऐसे कैप्चर कर लिया था, जो एनिमिलिया के टेबल्स थे। उसके बाद बेटा फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में कल आपके सामने एक टर्म यूज की थी बॉडी वॉल। अब यहाँ देख लीजिएगा बॉडी वॉल। अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज, गौर से सुनिएगा, मैं लिख भी दूंगी बोर्ड के ऊपर। Which one of the following cells are not present in the body wall of a sponge? And your options are coenocytes, pinacocytes, amoebocytes, and archaeocytes. अच्छा, महक ने आंसर किया है, बट महक यू आर नॉट राइट। मैं बिल्कुल बताती हूँ अभी आपको, ठीक है। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये है बॉडी वॉल। ये जो पूरा इनर और आउटर लेयर मिलकर जो कर्सर है, कर्सर के ऊपर फोकस्ड रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर टेंशन पे कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देख लीजिएगा बेटा, आंसर नहीं दीजिए, पहले मैं समझा रही हूँ, उसके बाद फिर आपका आंसर पूछूंगी, ठीक है। 2, 4, 5, 7। अच्छा, आपने तो दोनों ही लिख दिया। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये है आउटर लेयर, ठीक है, ये है इनर लेयर, कल आपको बताया था। तो बेटा ये पूरा क्या कहलाता है, ये होता है बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये कॉलर वाले सेल्स हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है कॉलर वाले सेल्स। तो आपको क्या लग रहा है, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। फिर बाहर की तरफ आपको फ्लैटेंड सेल्स नजर आ रहे हैं। बेटा ये जो फ्लैटेंड सेल्स हैं, ये क्या बना रहे हैं, स्पॉन्ज की बॉडी की डर्मिस बना रहे हैं, एपिडर्मिस बना रहे हैं। और सेंटर में आपको क्या मिल रहा है, मीजनकाइम। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था 2 ऐसे एनिमल आपको मिलेंगे जिनमें आपको बिटवीन 2 लेयर्स जेली लाइक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। 2 लेयर्स के दरमियान में जेली लाइक मैट्रिक्स मिलेगा। तो बेटा ये जेली लाइक मैट्रिक्स के अंदर जरा गौर से देखिए और मुझे बताइए, जेली लाइक मैट्रिक्स के अंदर गौर से देखिए और मुझे बताइए, आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं। कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं, इरेगुलर शेप के सेल्स नजर आ रहे हैं, और दूसरा आपको स्पिक्यूज नजर आ रहे हैं, 3 रेड के स्पिक्यूज। और मैंने आपसे ये भी कहा था, आपके सिलेबस में बड़ी लिमिटेड चीजें दी हुई हैं, तो जो दी हुई होती हैं आपको सिर्फ वही पढ़ा रही होती हूँ, ठीक है। आपके सिलेबस में या तो सिंगल रे दिया हुआ है या फिर आपके सिलेबस में 6 रे स्पिक्यूज दिया हुआ है। तो बेटा ये जो सेंटर वाला जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम मीजनकाइम कह रहे हैं, मीजनकाइम में या तो स्पिक्यूज मिलेंगे और या फिर क्या मिलेंगे, अमीबोसाइट। इसका मतलब क्या हुआ, अमीबोसाइट भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी वॉल के अंदर। तो एक ही ऑप्शन रह गया आपके पास, क्या प्रेजेंट नहीं है बॉडी वॉल के अंदर, आर्कियोसाइट्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी वॉल ऑफ स्पंज। बात समझ में आ रही है, आर्कियोसाइट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि आर्कियोसाइट तो सिर्फ क्या बना कर देंगे, गैम्यूल बना कर देंगे। जब गैम्यूल बनाना होगा तो बना कर देंगे, वरना नहीं बनाएंगे। जबकि ये वाले सेल्स क्या बना कर देंगे, गैमेट्स बना कर देंगे। और ये आपको क्या नजर आ रही है, स्पॉन्ज की बॉडी की कैविटी, क्या नाम होता है, स्पॉन्जोसील, ठीक है। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आपको अच्छा वाला रट्टा लग जाए। स्पॉन्जोसील किसकी बॉडी की कैविटी, स्पॉन्जिस की बॉडी की कैविटी, ठीक है बेटा। उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। स्पॉन्ज बॉडी सेल कल मैंने आपको इन डिटेल समझाया था, अच्छे से याद हो जाए। आपने याद कहाँ से करना है, स्क्रीनशॉट से याद नहीं करना, वो जो आपने कल लिया था यहां से याद करेंगे। बेटा मैं लिख दूंगी हदीका, मैं इसको बोर्ड के ऊपर लिख दूंगी, पहले समझा दूं फिर लिख दूंगी। तो बेटा आप ये वाला ऐसे कैप्चर करेंगे और यहां से याद करेंगे। हाँ सही है, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स एंड कोएनोसाइट्स, ठीक है, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स एंड कोएनोसाइट्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो बेटा यहाँ देख लीजिएगा, फ्लैटेंड है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, ट्यूब्यूलर, ये सारा आप यहाँ से याद करेंगे, ठीक है। पिनेको, पोरो एंड कोएनोसाइट्स। होप सो आपने ऐसे कैप्चर किया होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है यहाँ पर
स्पॉन्जोसील, ये आपको दिख रहा है स्पॉन्जोसील का, ये देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील के अंदर वाटर चैनल, मैंने आपको वाटर चैनल का बताया था। वाटर चैनल, वाटर कैसे एंटर होगा? वाटर एंटर होगा थ्रू दी ऑस्टिया। उसके बाद कहाँ पर आएगा? रेडियल कैनाल के अंदर। ये पूरा प्रोसेस आपको समझा कर गई थी। रेडियल कैनाल के अंदर आएगा और फिर बाहर जाएगा किसके जरिए से? यहाँ पर होंगे बेटा एपोपाइल्स। तो ये पूरा आपको समझा कर गई थी। और ये सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम। ठीक है, फिर आप अगर इनलार्ज करके देखें तो ये आपको दिख रहा है। पिनेकोसाइट्स क्या है, पोरोसाइट्स क्या है, अमीबोसाइट्स क्या है और कोएनोसाइट्स ये क्या है? तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। कर दीजिएगा, अच्छा मैं फाइल सेंड कर दीजिएगा। ब्लॉक करें आप इसको 2561 को। दो 2561 कैसे आ रहे हैं ये हमारे पास? बेटा मैं बिल्कुल लिखवा दूंगी, थोड़ा वेट कीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। बेटा कल पूरा वाटर चैनल आपको समझा कर गई थी। अगर नहीं समझ में आया तो उसको आपने रिपीटेड में देखना था, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आपसे कहा था बुक जो है आपने उसको भी देखना है, ठीक है। होप सो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पर होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये कल सब समझा कर गई हूँ। ठीक है, वो मैं देख लूंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा ये देखिएगा, कल मैं आपको बताया था कि मैं आपको डायग्राम शो करूंगी, वहां से बताऊंगी। स्पॉन्जिला हमने क्लास पढ़ी थी, डेमोस्पॉन्जिया, ठीक है। देखें कितना खूबसूरत ग्रीन कलर का ये स्पॉन्ज है और देखकर लगता भी नहीं है ये स्पॉन्ज है। अच्छा ये क्या है? ये आपको मिलेगा फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर, ज्यादातर फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर मिलता है। यूप्लेक्टेला कल आपको बताया था, वेनिस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, बास्केट स्पॉन्ज भी बोलते हैं और ग्लास स्पॉन्ज भी। और बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज में इसको डेकोरेटिव आइटम के तौर पर भी यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। दिस वन इज द यूप्लेक्टेला बास्केट स्पंज एंड दिस वन इज द स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद बेटा
स्पॉन्ज की क्लासिफिकेशन, ये भी आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेंगे, कल आपको समझाया सारा था लेकिन आप पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। ये है हमारे पास मरीन वाटर स्पीशीज, ये है हमारे पास फ्रेश वाटर स्पीशीज, और ये है आपके पास ग्लास स्पंज। इस क्लास के अंदर जितने भी स्पॉन्जेस आते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यू में पूछा जाए ग्लास स्पंजेस आर क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, ग्लास स्पॉन्जेस आर क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, ये एमसीक्यू भी लिख दूंगी अभी बोर्ड के ऊपर। एंड योर ऑप्शंस आर कैलकेरिया, हेक्साक्टिनिलीडा एंड डेमोस्पॉन्जिया और नन ऑफ द अबव। तो आपको याद होना चाहिए ग्लास स्पॉन्जेस की क्लास कौन सी है बेटा, हेक्साक्टिनिलीडा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा ये आपके सामने बने हुए अमीबोसाइट, कोइनोसाइट्स एंड स्पीक्यूज, ये भी आपको समझा दिया था सर, आपसे इसका लिंक भी शेयर कर देंगे, ठीक है सर, आपसे इसका लिंक भी शेयर कर देंगे, ठीक है ठीक है। और बाकी आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है कि आपके लिए मिस हालांकि एफबी यूज नहीं करती हैं, बट फिर भी सिर्फ आप लोग जो है वो फैसिलिटेट हों, आप लोगों को अच्छे तरीके से चीजें समझ में आए, और जो चीजें आपसे शेयर की जा रही हैं अगर नहीं मिल रही तो मैं अपने पेज के ऊपर भी डाल दूंगी, खास तौर पे सिर्फ आपके लिए वो पेज बनाया है और उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है, और मैंने वहां पर पेज बनाया है बायोलॉजी बस्टर्स, ठीक है, बायोलॉजी बस्टर्स, आपने ये फाइंड कर लेना है एफबी के ऊपर पेज, कल ही इसको ऑलमोस्ट क्रिएट करा है, ठीक है, तो आप वहां पर देख सकते हैं, और अगर आपको ना मिले तो मैं आपको लिंक सेंड करवा दूंगी थोड़ा सा अपडेट करने के बाद। पहले ही बता रही हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, आई डोंट हैव इनफ टाइम, तो मैं हर किसी को वहां पर आंसर नहीं कर पाऊंगी, बट जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जितना भी टाइम होगा, जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी, बिल्कुल आपको आंसर किया जाएगा। फिलहाल आपको आंसर नहीं कर पाऊंगी तो उसके लिए नाराज नहीं होइएगा, लेकिन आपको सारी बुक की मार्किंग, जो भी मेरे चैप्टर्स हैं उनकी बुक की मार्किंग, जो भी मैंने आपसे स्लाइड्स शेयर की हैं वो सारी चीजें, वो सब उस पेज के ऊपर मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट करने का एक दिन और चाहिए मुझे, कल मैं इंशाल्लाह अनाउंस कर दूंगी, और चाहें तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी बस्टर्स, बायोलॉजी बस्टर्स, और उसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डीपी लगी हुई है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की डीपी है, और जेब्रा जो है दैट इज दी कवर फोटो, तो आप वहां देख सकते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, बाकी मैं खुद भी लिंक सेंड कर दूंगी, फिलहाल मैं वहां पर अपलोड करूंगी तो आपको चीजें मिलेंगी। अच्छा जी, उसके बाद देख लीजिएगा बेटा, ये यहाँ पर नेक्स्ट फाइलम हम स्टार्ट करने लगे हैं, फाइलम निडेरिया, फाइलम निडेरिया, इस फाइलम को और क्या कहते हैं हम, निडेरिया की, जी जी, ठीक है, फाइलम निडेरिया, फाइलम निडेरिया को और क्या भी कहा जाता है, सीलेंट्रेटा, थैंक्स टू यू टू, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखिएगा बेटा, यहाँ ये आपको मिल रहा है फाइलम सीलेंट्रेटा, उसकी क्लासिफिकेशन, जैसे मैं बोर्ड पर पढ़ाती हूँ बिल्कुल मैंने कोशिश करी है कि उसी तरह से इस वर्ड फॉर्मेट के ऊपर चीज़ें बनाई जाएं, ठीक है, उसी तरह से इस वर्ड फॉर्मेट के ऊपर चीज़ें बनाई जाएं। तो आप सिंपल देख लीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी वो कौन सी है, हाइड्रोजोआ, ठीक है, क्लास है हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। यहाँ पर देखिएगा मिजोग्लिया, अब डिफरेंस याद रखिएगा, अगर जेली लाइक मैट्रिक्स निडेरिया का है, बार बार कह रही हूँ ताकि आपको मिक्स ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, मिजोग्लिया, और अगर मैं स्पॉन्जेस का पूछती तो बेटा क्या होता, मीजनकाइन। मिजोग्लिया में देखिएगा, मिजोग्लिया नॉन सेलुलर भी हो सकता है, सेलुलर भी हो सकता है, और फिब्रस भी। अगर नॉन सेलुलर है तो हाइड्रोजोआ है, यानी सिर्फ आपको क्या मिलेगी, पॉलिप फॉर्म मिलेगी, अगर सेलुलर है तो बेटा क्या है, मेड्यूसा है, ठीक है, और अगर फिब्रस है तो एंथोजोआ क्लास है। Why Nidaria is also called Coelenterata 2428, अरीब या अरीबा जो भी पूछ रहे हैं ये बेटा, Coelenterata क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्रॉन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ सुनिएगा, सील का मतलब होता है बॉडी कैविटी, और एंटेरेटा निकला है एंटरॉन से, एंटरॉन, ठीक है, तो Coelenterata का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी इज एंटरॉन, वो तमाम एनिमल जिनके अंदर बॉडी कैविटी एंटरॉन होती है उनको हम क्या कहते हैं, Coelenterata, Coelentrates, ठीक है, एग्जैक्टली 2519, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी चीज देखिएगा, बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म आपको यहाँ सिर्फ अम्ब्रेला शेप मिलती है, यहाँ आपको कैसी मिलती है, सिलेंड्रिकल शेप मिलती है, जबकि एंथोजोआ के अंदर बेटा आपको क्या मिलती है, सिलेंड्रिकल और
अम्ब्रेला, यहाँ आपको दोनों मिलती है, और एंथोजोआ के अंदर आपको सिर्फ मिलती है साइलेंड्रिकल शेप। ठीक है, एनिमल की टाइप याद रखनी है आपने, हाइड्रा और ओबिलिया। ओबिलिया की पूरी कॉलोनी है, और इलिया क्या है, जेलीफिश है। कोरल्स आपने पढ़े हुए हैं इन सी एनिमोन। सी एनिमोन भी बहुत खूबसूरत सा होता है, ऊपर उसके टेंटिकल्स मिल रहे होते हैं जी। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ ज्यादा हो रहा है ना। यस, अच्छा जी, ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है यहाँ पर। इसी लिहाज से क्लासिफिकेशन होप्स आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल पढ़ने के लिए लेना चाहें तो ले लीजिएगा, बाकी सर आपको पूरी फाइल भी सेंड कर देंगे जब हम सब पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, नीडोसाइट्स। ठीक है, हमने इसका नाम निडेरिया क्यों रखा था, क्योंकि इनके पास डंग वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जहर होता है, पॉइजन होता है। ये पहले अपने शिकार को पैरालाइज करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फीड करते हैं। तो ये होते हैं प्रीडेटर्स, शिकारी। ठीक है, निडेरिया के जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे क्या हैं, शिकारी हैं। यानी ये क्या करने वाले हैं, ये प्रीडेट करके खाते हैं और पैरालाइज करते हैं। पहले पैरालाइज करने के लिए जिन सेल्स को इस्तेमाल करते हैं वो सेल्स कौन से होते हैं, नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट, दोनों नाम है। ये नाम आपने खास तौर से याद रखने, आपकी बुक में सिन बोर्ड के अंदर नीडोसाइट का वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिएगा, आपको सीसाइल फॉर्म भी मिलेंगी और फ्री स्विमिंग भी मिलेंगी। ठीक है, सीसाइल भी होती है, फ्री स्विमिंग भी होती है, और ये सिमेट्री आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। जब आपने टेबल पढ़ा था तो वहां बताया था कि सिमेट्री की कंडीशन कौन सी मिलेगी, आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगी। और अगर आप में से किसी को सिमेट्री का ओवरव्यू चाहिए हो तो प्लीज बता दीजिएगा, उसको भी डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आपको बता चुकी हूँ। और दूसरा आपने याद रखना है कौन से एनिमल की आपको कॉलोनीज मिलती हैं, तो बेटा कोरल्स लिखा हुआ है। और अभी पीछे मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया, ओबिलिया, ओबिलिया भी कॉलोनी मिलती है। ठीक है, ओबिलिया की भी कॉलोनी है, और फाइसेलिया, फाइसेलिया की भी कॉलोनी होती है, जिसको कहते हैं पोर्टुगेज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, पोर्टुगेज मैन ऑफ वॉर, उसकी भी कॉलोनी है। जो आपने देखा होगा ना, अक्सर सी पर बाज़ औक़ात आपको साहिल समंदर पर कोस्ट लाइन के ऊपर ऐसे कीड़े मिलते हैं जो अगर काट लें तो वहां पर या तो प्याज लगानी पड़ती है फौरन, या इमरजेंसी में रश करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो फाइसेलिया होता है। ठीक है, और उसको पोर्टुगेज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो न्यूमेटोफोर होता है, उसका जो फ्लोट होता है, वो फ्लोट ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के जो अमेरिकन होते थे वो जिस तरह का कैप लगाते थे, तो दूर से देखकर वो कैप ऐसा लगता है पोर्टुगेज मैन की तरह से, तो इसलिए नाम उसका रख दिया पोर्टुगेज मैन ऑफ वॉर। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपको साइड व्यू दिख रहा है बेटा, किसका दिख रहा है, ये आपको मेड्यूसा का साइड व्यू दिख रहा है, और ये आपको पॉलिप का साइड व्यू दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंपैरिजन की बेसिस के ऊपर आपको व्यू बता दिए, कुछ चीजें बोर्ड के ऊपर समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा ये देख लीजिएगा, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, और सेंटर में आपको जेली लाइक मैट्रिक्स येलो कलर का दिख रहा है, विच इज अगेन व्हाट, मिजोग्लिया, मिजोग्लिया। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपसे अभी कहा नीडोसाइट्स, तो ये है नीडोसाइट्स। ठीक है, ये है नीडोसाइट्स, और इनके अंदर जो पॉइजन भरा हुआ होता है ये होता है निमेटोसिस्ट। इनके अंदर जो पॉइजन भरा हुआ, अब मुझे अच्छा जी बेटा, मैं आपको क्या बता रही थी, इसके अंदर जो पॉइजन होता है उसको हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। अच्छा साइनी हम बिल्कुल दिखा देते हैं, ठीक है, गौर से सुनिएगा। निमेटोसिस्ट एक होता है नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट। अगर सेल की बात हो रही है तो नीडोसाइट है, नीडोब्लास्ट है।
और बेटा अगर उसके अंदर पॉइजन की जहर की बात हो रही है तो वो है निमेटोसिस्ट, NEMATO सिस्ट, ठीक है, निमेटोसिस्ट। अच्छा होता क्या है, ये अंदर की तरफ होता है, ये नोब जो होती है इसकी अंदर की तरफ होती है। जब इसने शिकार को पकड़ना होता है तो ये इवर्ट आउट होता है और ये फिर यहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है जिससे ये शिकार को पकड़ता है और उसके बाद उसके अंदर इंजेक्ट करता है पॉइजन को। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे इस तरह के वर्टिब्रेट एनिमल आपको मिलते हैं, कुछ लिजर्ड इस तरह के मिलती हैं। यूरोमेस्टिक के अंदर आपको प्रोट्रूसिबल टंग मिलती है, वो टंग को बाहर फेंकते हैं, उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं इंसेक्ट्स को, और फिर इंसेक्ट्स उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं और फिर उसको वापस ले आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह का है, ये बाहर फेंकते हैं फिर ये अंदर आ जाता है। प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, प्रीडेटर्स, ना ही मैंने पैथोजेनिक कहा और ना ही मैंने पैरासाइट्स कहा। 1842 मैंने कहा प्रीडेटर्स, शिकार करने वाले, प्रीडेट करने वाले, ठीक है। जैसे लायन होता है ना, लायन भी प्रीडेटर के अंदर आता है, तो वो वाली कंडीशन। उसके बाद बेटा फिर ये देखिएगा, अच्छा जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं मिस रिपीट में शो कर दें उसको, तो इसलिए शो नहीं करिए, आपको पूरी फाइल सेंड कर देंगे या लास्ट में हम दिखा देंगे, अभी लास्ट में दिखा देंगे क्योंकि इस फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आज सेंड नहीं करेंगे पूरी फाइल, जब पूरा पढ़ा देंगे फिर सेंड करेंगे, ठीक है। जितना पढ़ाया है सेंड कर दूं, एडमिट कर दूं। अच्छा बेटा थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, यहाँ पर देखिएगा। कर्सर आप यूज करने या तो मैं यूज, एक मिनट आप करें। अच्छा बेटा ये आपको नजर आ रही है, ठीक है, दोनों बॉडी फॉर्म्स नजर आ रही हैं। इस बॉडी फॉर्म्स की जो जो कंडीशंस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारी मैंने यहाँ पर लिस्ट करी हुई है। पॉलिप आपको पता है सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही बॉडी कंडीशन मिलती हैं क्लास हाइड्रोजोआ के अंदर। खाली पॉलिप की बात हो रही होगी क्लास एंथोजोआ है, और खाली मेड्यूसा की बात हो रही होगी क्लास स्काइफोजोआ है, ठीक है। बाकी आपको मिजोग्लिया समझा दिया है, आपको नीडोसाइट समझा दिया है, वही डेफिनेशन सिर्फ लिखी हुई है। अच्छा पॉलिप में आपको पता है माउथ ऊपर की तरफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रा की बात करें, आपकी बुक में जो हाइड्रा की डायग्राम बनी हुई है इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, ऐसा लगता है दूर से एक अंपायर खड़ा हुआ आउट दे रहा है, उसके दोनों हाथ ऊपर हैं, बल्कि आउट भी नहीं दे रहा, दोनों हाथ ऊपर करे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो इस तरह का कोई आपको शेप का एनिमल दिखता है वो क्या है, वो हाइड्रा है। तो हाइड्रा क्या है, सिर्फ पॉलिप फॉर्म आपको दिख रही है उसकी आपकी बुक में। उसमें माउथ अगर आप देखेंगे वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और वो कैसा होता है, अटैच होकर रहता है। वो तमाम एनिमल जो समंदर के बॉटम से अटैच होकर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सीसाइल। और अगर वो मूव कर सकते हैं, फ्रीली स्विम कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं मोटाइल, ठीक है। अच्छा पॉलिप में रिप्रोडक्शन कैसी होती है, एसेक्सुअल, जबकि मेड्यूसा में कैसी होती है, सेक्सुअल। इसके बाद सिर्फ ऑल्टरनेशन लिखी हुई है कि पॉलिप जो है वो मेड्यूसा बनाएगा, मेड्यूसा फिर पॉलिप बनाएगा, तो इस तरह से ऑल्टरनेशन इसमें होती रहती है। होप सो ये आपको समझ में आ गई होंगी। बॉडी फॉर्म्स, दो ही बॉडी फॉर्म्स मिलती हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन तो ऊपर भी दी हुई है और क्लासिफिकेशन नीचे भी आ गई है। क्लासिफिकेशन आपने कर ली है, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गई है। और लार्वा ऑफ दी लार्वा ऑफ दी निडेरिया, लार्वा ऑफ निडेरिया को बेटा हम क्या कहते हैं, प्लेन्यूला। आप कह सकते हैं 2, 4, 5, 7 आप कह सकते हैं, लेकिन होता क्या है, ये बिल्कुल अलग चीज है। मीजनकाइम बिल्कुल अलग चीज है, मिजोग्लिया बिल्कुल अलग चीज है। एनिमल टू एनिमल जैसे जैसे न्यू एनिमल्स बनते जा रहे हैं उसमें क्या आती जा रही है, उसमें एडवांसमेंट आती जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, लार्वा आपको याद है, आपने पहले भी पढ़ा था, स्पॉन्जिस का लार्वा है तो एम्फीब्लास्ट्यूला, और अगर निडेरिया का लार्वा है तो प्लेन्यूला। बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको रट जाए। प्लेन्यूला लार्वा निडेरिया का है, सीलेंट्रेटा का है। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी,
हम बात कर रहे हैं स्पॉन्जेस की, तो लार्वा कौन सा है? एम्फीब्लास्ट्यूला। अच्छा बेटा, ये यहाँ पर देखिएगा, क्या तो नाम बता दें, कौन पूछ रहा है ये? सिद्रा, सिद्रा हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। आपकी मिस को तो अच्छा वाला रट्टा लगा हुआ है, आप भी ऐसे ही इसका रट्टा लगा लीजिए, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। ठीक है, पॉलिप मेड्यूसा, मेड्यूसा एंड सिर्फ पॉलिप। अच्छा जी, यहाँ पर प्लैन्यूलर लार्वा, ये आपने याद रखना है। एज यू कैन सी यहाँ पर सीलिया मौजूद हैं, तो लार्वा फ्रीली स्विम कर सकता है और स्विम करने के बाद जाकर सबस्ट्रेटम पर अटैच हो जाता है। स्टार्ट में जब लार्वा बनता है तो फ्री स्विमिंग होता है और बायलैटरल सिमेट्रिकल। एक चीज आपने याद रखनी है, एनिमल क्या है? एनिमल है यहाँ पर रेडियल सिमेट्रिकल, जबकि लार्वा, प्लैन्यूलर लार्वा भी क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्रिकल। और ये अगर डायग्राम आती है तो आपने याद रखना ये किसकी डायग्राम होगी? प्लैन्यूलर लार्वा। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, यहां देखिएगा, मैं जेलीफिश की लाइफ साइकिल आपको यहीं बता रही हूं। ठीक है, जेलीफिश की लाइफ साइकिल को देख लीजिएगा, यहाँ पर ये है मेड्यूसा। ठीक है, अच्छा अलग अलग जेलीफिश होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्सेस अलग अलग मिलेंगी। अब ये जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा का वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? ताकि आपको याद रहे, मेड्यूसा। ठीक है, जेलीफिश मेड्यूसा फ्रीली स्विमिंग है। अब ये फ्रीली स्विमिंग, इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा। बेटा जाइगोट के बाद गौर से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगी हूं आपको। जाइगोट के बाद जो लार्वा बनेगा वो बनेगा प्लैन्यूला। यू कैन सी ओवर हेयर। ठीक है, कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड लार्वा है ना, और फ्रीली स्विमिंग है बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। ये जाकर सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये समंदर के बॉटम के साथ चिपक जाएगा और उसके बाद इससे एक सिलेंड्रिकल चीज प्रोड्यूस होगी, सिलेंडर नुमा चीज प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिप। ठीक है, फिर पॉलिप जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा, ये पूरा पॉलिप बड़ा हो गया। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। ये जो पॉलिप आपके सामने बना है, इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल पार्टीशन बनते हैं, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स बनते हैं। कर्सर देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल ऐसे सेगमेंट्स बनते चले जाएंगे और हर सेगमेंट जो है वो सेपरेट होता जाएगा। उसके बाद एक और लार्वा बनेगा, उसके बाद एक और लार्वा बनेगा और उसको हम क्या कहेंगे? इफायरा लार्वा। और वो आगे चलकर बनाता है जेलीफिश, ऑरिलिया ओरिटा, ऑरिलिया ओरिटा। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए लार्वा ऑफ जेलीफिश, तो आप सोचने में लग जाएंगे निडेरिया फाइलम से बिलोंग करती है, तो इसका लार्वा तो प्लैन्यूला होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया द लार्वा ऑफ जेलीफिश इज नोन एज व्हाट, तो आपने याद रखना है जेलीफिश जब भी पूछा जाएगा फिर आप जर्नल लार्वा नहीं लिखेंगे, आप प्लैन्यूला नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इफायरा लार्वा, इफायरा लार्वा। और इफायरा लार्वा कब बनता है? ये पॉलिप के बाद बनता है। जब पॉलिप मेड्यूसा में ट्रांसफॉर्म होगा तो इंटरमीडिएट स्टेज क्या आएगी? इफायरा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं द इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, फिर रिपीट कर रही हूं, लिखवाऊंगी नहीं ये, इंटरमीडिएट स्टेज इन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा, इंटरमीडिएट स्टेज इन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा in the life cycle of jellyfish is known as what? तो आपको याद होना चाहिए इफायरा। ठीक है, अरीशा किसका पूछ रही हैं आप? जी बिल्कुल, बायलैटरल होता है, अभी समझाया आपको। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है जी, उसके बाद ये है जो मैं आपको बता रही थी कि कोस्ट लाइन के ऊपर अक्सर ये आ जाता है फाइसेलिया। ठीक है, फाइसेलिया, अगर ये किसी को काट ले तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये पूरी कॉलोनी होती है, चिपक जाए, काटती नहीं है, ये पूरी कॉलोनी में इतने सारे यहाँ पर पॉलिप होते हैं, इन सब के अंदर इतना जहर होता है, और जब ये किसी के चिपक जाती है पूरी कॉलोनी तो लाजमी इमरजेंसी में रश करना पड़ता है, इंजेक्शन भी लगते हैं और आपको उस वक्त सुला दिया जाता है। ठीक है, ये इतनी खतरनाक पूरी कॉलोनी जो होती है वो आपके ऊपर अटैक करती है। अगस्त की टाइम पीरियड के ऊपर, जुलाई और अगस्त में अक्सर आए हुए होते हैं और उस वक्त नहीं जाना चाहिए अगर हम क्लिफ्टन की बात करें या सी व्यू की बात करें।
ओहो 2332, तो आपको तो अच्छे से एक्सपीरियंस होगा इसका, ठीक है, इसलिए मैंने डाल दिए। इसको हम क्या कहते हैं, फाइसेलिया, और इसका कॉमन नेम भी आपने याद रखना है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। आपको ये दिख भी रहा होगा, अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो फाइसेलिया लिखा हुआ भी आ रहा है, अगर मैं कर्सर उसके ऊपर करूं तो फाइसेलिया लिखा हुआ भी आ रहा है, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। आयशा इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप जब आगे ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर पढ़ेंगी तो वहां पर पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। वैसे एनीमिलिया बहुत बड़ा है, सिर्फ इतना पढ़ लें जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद है क्लास हाइड्रोजोआ, ये आ गया फाइसेरिया, ठीक है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, और मैंने आपको बता दिया ऑफ आएगा यहाँ पर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पुराने जमाने में अमेरिकन सोल्जर्स होते थे या जितने भी इंग्लिश सोल्जर्स होते थे, जिसको अक्सर डाइजेस्ट वगैरह में भी या डिफरेंट स्टोरीज में प्रेजेंट करा जाता है, वो इस तरह का कैप लगाते थे, ठीक है, जो इंग्लिश फोर्समैन होते हैं, ठीक है, वो इस तरह का कैप लगाते थे, तो ये दूर से देखकर उनके कैप की तरह का दिखता है। पुर्तगाली, आई थिंक पुर्तगाली, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है जी, एग्जैक्टली फातिमा 2459, इसको ब्लू बॉटल भी कहते हैं, ठीक है, फाइसेलिया को ब्लू बॉटल भी कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में ब्लू बॉटल की टर्म यूज नहीं हुई, देखें ये ब्लू कलर का दिख भी रहा है, ठीक है, आपकी बुक में जो टर्म यूज हुई है ना, आपने वो नाम याद रखना है। हमारे यहाँ कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, ब्लू बॉटल्स, ठीक है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है और ये पूरे इसके सारे पॉलिप्स दिख रहे हैं। अच्छा, ये देखिएगा इनके पास इतनी डिफरेंट टाइप के ज़ोआइड्स होते हैं, डेक्टाइलो है, गैस्ट्रो है, गोनोज़ोआइड। इन ज़ोआइड्स के काम भी आपको पता होने चाहिए, अभी बता देती हूँ। न्यूमेटोफोर आपने याद रखना है, इनका जो फ्लोट होता है, फ्लोट उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर। न्यूमा का मतलब होता है हॉलो, ठीक है, न्यूमा न्यूमेटो इसका मतलब होता है हॉलो, और फोर का मतलब होता है बेयरिंग। तो ये हॉलो एक कोई चीज बेयर करते हैं जिसके ऊपर, जिसके अंदर एयर फिल्ड होती है, न्यूमेटोफोर, नाम याद रखना है, पिक्टोरियल में बाजू का लेबलिंग भी पूछते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है गैस्ट्रोजोआइड, वो जोआइड्स, वो इंडिविजुअल्स इस कॉलोनी के अंदर जिनका काम है फीडिंग, ठीक है, जो फूड का काम करते हैं, फीडिंग का, फूड डाइजेशन का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं गैस्ट्रोजोआइड। गैस्ट्रो नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इनका काम क्या होगा, डाइजेशन का। तो वो जोआइड्स, वो इंडिविजुअल, जोआइड का मतलब क्या है, इंडिविजुअल ऑफ द कॉलोनी, तो वो इंडिविजुअल ऑफ द कॉलोनी जिनका काम क्या है, डाइजेस्ट करना, डाइजेशन करना, गैस्ट्रोजोआइड्स हैं। जिनका काम है डिफेंस करना, डेक्टाइलो मींस डिफेंस, वो क्या कहलाते हैं, डेक्टाइलोजोआइड्स। और एक और जोआइड्स होते हैं गोनोजोआइड्स, GONO, गोनोजोआइड्स। गोनोजोआइड्स गोनेट्स से निकला है, जिनका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तो गैस्ट्रोजोआइड, डेक्टाइलोजोआइड और गोनोजोआइड। 2538, इस चैप्टर की सारी कीज बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। मैं पहले भी कई बार आप लोग चुकी हूँ, आंसर कीज बुकलेट 2 बोल रही हूँ, बुकलेट 1 नहीं बोल रही, बुकलेट 2 का बता रही हूँ आपको। बुकलेट 2 को मैंने रिव्यू करा हुआ है, और बुकलेट 2 के अंदर जो मेरा वाला पार्ट है उसमें सिर्फ 2 से 3 MCQ गलत हैं, फिर भी मैं चेक कर लूंगी 2538, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है बेटा गोनोजोआइड, सबका फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने याद रखना है। और जो हिस्सा इसका ज्यादा ऊपर उठावा होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्रेस्ट, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, होप सो क्लियर भी हो गया होगा। उसके बाद है बेटा कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स आपने पढ़ा होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट के ऊपर है, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, या फिर जहाँ शैलो वाटर होता है। अच्छा, ये जो रीफ बनते हैं या बैरियर बनते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जो वाइड वैरायटी का फौना मौजूद है समंदर के अंदर, इतनी वैरायटी के एनिमल्स मौजूद हैं। तो आपने देखा होगा वो ऐसे समंदर के अंदर पहाड़ों में रहते हैं जिनके अंदर आपको मिलेंगी स्पेसेस, ठीक है। तो बेसिकली वो पहाड़ नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो कोरल्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, अक्सर डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री में इनसाइड दी ओशन वाटर आपको दिखता है कि बहुत सारे ऐसे वहां पर रिजेस हैं, या बहुत सारे ऐसे वहां पर हिली पार्ट बने हुए हैं जो अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, ठीक। तो एक्चुअली क्या होते हैं, वो कोरल्स होते हैं। तो कोरल्स क्या काम करते हैं, कोरल्स हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। जोआइड का मतलब है इंडिविजुअल, जोआइड मींस इंडिविजुअल ऑफ द कॉलोनी,
इंडिविजुअल ऑफ द कॉलोनी। ठीक है बेटा, तो कोरल सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, जो पॉलिप फॉर्म होती है, कभी भी इसमें मेड्यूसा इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, फिर कोरल होता क्या है, हार्ड कवरिंग होती है। ये जो पॉलिप फॉर्म होते हैं, पॉलिप निडेरियंस, गौर से सुनिएगा, पॉलिप निडेरियंस जो होते हैं वो अपने इर्द गिर्द केमिकल्स को सिक्रीट करते रहते हैं, खास तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो कवरिंग हार्ड हो जाती है और डेड कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उनको। अच्छा, ये अलग अलग शेप की हो सकती है। फिर दूसरी चीज, आपने एक नाम सुना होगा मरजान, और मरजान अक्सर कार्टून में भी आता था, जीनी वाले कार्टून में आता था, जो आपने अलादीन वाले कार्टून देखे होंगे, उसमें मरजान एक कैरेक्टर आता था। तो बेसिकली मरजान क्या है, मरजान जो है ये एक कोरल है। इसको ईस्टर्न मेडिसिन में भी यूज करते हैं, हिकमत जिसको कहा जाता है हकीमी दवाइयों में। ठीक है, और मरजान का नाम, आप में से जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं आप सबने सूरह रहमान पढ़ी होगी, उसमें भी मरजान का वर्ड यूज हुआ है, फबिय्या अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ठीक है, तो वहां पर मरजान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो आप सोच नहीं सकते, आपको समंदर के अंदर भी इतनी नेमतें मिलती हैं, जमीन के ऊपर भी इतनी नेमतें मिल रही हैं, आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है। तो ये जो मरजान है, इससे हम बहुत सारी चीजों को ट्रीट कर सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं। और रेड कोरल को हम स्टोन के तौर पर भी यूज करते हैं। ठीक है, स्टोन के तौर पर भी यूज किया जाता है इसको जी, जेम स्टोन के तौर पर भी इसको यूज करते हैं, जेम स्टोन के तौर पर, जेम निकल रहा है मुझसे जेम स्टोन के तौर पर भी इसको यूज करते हैं, 2510 जी एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है बेटा नेक्स्ट फाइलम, दैट इज द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्स, मैंने आपको पहले भी कहा था हेलमिंथ, हेलमिंथ का टर्म आप जहां कहीं पर भी पढ़ेंगे उसका मतलब होता है वर्म्स। जी बिल्कुल बेटा, गैस्ट्रो आप जहां कहीं पर भी पढ़ते हैं मेरा बच्चा, उसका मतलब होता है डाइजेशन। ठीक है, एग्जैक्टली महक, वेरी गुड। और प्लेटी कहां से निकला है, प्लेट से निकला है। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर से निकला है। तो प्लेटीहेल्मिन्स के जो वर्म हैं बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली 2555 फ्लैट वर्म्स कहते हैं, या रिबन शेप्ड वर्म्स कहते हैं। फ्लैट या रिबन शेप दोनों ही मीनिंग आते हैं इसके। और मैंने आपको आपकी क्लास में सॉरी नहीं बताया था, ये जो प्लेटीहेल्मिन्स हैं या फ्लैट वर्म्स हैं, इसमें हेड बेयरिंग एनिमल्स के अंदर ये सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, बल्कि कल बताकर गई थी आपकी क्लास में, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट कॉम्प्लेक्स अमंग ऑल दी हेड बेयरिंग एनिमल्स। इट्स नॉट नियरिंग, इट्स हेड बेयरिंग, BEARING, बेयरिंग। जी हाफिजा, मुझे याद आ गया, 2341। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लीस्ट कॉम्प्लेक्स अमंग हेड बेयरिंग एनिमल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लीस्ट कॉम्प्लेक्स अमंग हेड बेयरिंग एनिमल्स, बी, अमंग हेड बेयरिंग एनिमल्स। ठीक है जी, ठीक है बेटा, तो आपके पास ऑप्शन होंगी एस्केल्मिन्स, नीमाटोड्स, एनिलीड्स, प्लेटीहेल्मिन्स। So what is the right option? Platyhelminths. ठीक है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा बेयरिंग, ये ठीक कर दिया इसको। ठीक, अच्छा जी, फिर यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सारी कंडीशन आपने पढ़ी हुई है, ये सिर्फ आपको वैसे दे दिया इन डिटेल। इसके बाद एंडोपैरासाइट्स होते हैं ज्यादातर। कल किसी ने पूछा था मिस इसके अंदर लोकोमोशन क्यों नहीं लिखी हुई, तो आई सेड टू यू कि ज्यादातर इसके अंदर क्या होते हैं, ज्यादातर इसके अंदर होते हैं पैरासाइट। गौर से सुनिएगा, प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर ज्यादातर पैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं या एक्टोपैरासाइट्स हैं, और जो फ्री लिविंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डुजेसिया की, प्लेनेरिया की। ठीक है, तो बेटा प्लेनेरिया वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है। आप अगर इसको दूर से देखेंगे तो आपको चलता हुआ दिखेगा, मूव करता हुआ दिखेगा। अब आप सोचेंगे मिस ने गलत पढ़ा दिया, ये तो मूव कर रहा है। तो वो जो मूव कर रहा होता है वो ऑन द मर्सी ऑफ वाटर करंट होता है, जहां जहां वाटर करंट मूव करेगा वहां वहां प्लेनेरिया मूव करेगा। ठीक है, तो प्लेनेरिया फ्री लिविंग फॉर्म है, और ये क्या होता है, ऑन द मर्सी ऑफ वाटर करंट। एग्जैक्टली उजेर, बिल्कुल जू प्लैंक्टन की तरह से है। ठीक है, जो एट द मर्सी ऑफ वाटर करंट होते हैं। अच्छा जी बेटा, उसके बाद एसीलोमेट आपको समझा चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ज्यादातर पैरासिटिक वर्म्स हैं, ये दो तरह के होते हैं, मोनोजेनिक एंड डाइजेनिक। इस मोनोजेनिक, ये आपको ठीक करके भेजेंगे, इरेज करके एन लिख दें, नहीं हो रहा। अच्छा वो है PDF है ये तो, ठीक है, MONO,
MONO जेनिक, GENIC। ठीक है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा मोनोजेनिक। ठीक है, ये क्या है? मोनोजेनिक एंड डाइजेनिक। तो दो तरह के एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एक होते हैं मोनोजेनिक और दूसरे होते हैं डाइजेनिक। यानी आया वो अपनी लाइफ साइकिल एक होस्ट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं या दो होस्ट के अंदर। मोनो मीन्स सिंगल और डाई मीन्स डबल। तो अगर अपनी लाइफ साइकिल एक होस्ट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं मोनोजेनिक, और अगर दो होस्ट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं डाइजेनिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्लैट वर्म की बात करें, सॉरी, अगर हम टीनिया सोलियम की बात करें, ठीक है, तो वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको मिलेगा मोनोजेनिक। अच्छा, ये देख लीजिएगा, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा इसलिए आपको दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए। बेटा ये वाला जो वर्म है, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, जो ये वाला वर्म है ये है फ्री लिविंग प्लेनेरिया, और इसका साइंटिफिक नेम होता है डुजेसिया, प्लेनेरिया डुजेसिया। इसमें आप देखें, आपको डॉक्टर इरफान ने पढ़ाया होगा प्लेनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल इसकी ये यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर फेरिंग्स होता है, डायवर्टिक्यूला। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना फेरिंग्स एंड डायवर्टिक्यूला। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये इतनी ब्रांच इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, इनकम्प्लीट है। फेरिंग्स के ऊपर आकर ये कंप्लीट हो गई। एनल ओपनिंग यहाँ पर नहीं है, और फेरिंग्स भी कैसा है इसका? प्रोट्रूसिबल, इवर्ट आउट करता है। डॉक्टर इरफान ने आपको बताया वो ये बाहर निकाल के फेंकता है अपने फेरिंग्स को। ठीक है, तो ये वो वाला फेरिंग्स है, वो वाला एनिमल है। और आप एलिमेंट्री कैनाल देखें कितनी ब्रांच बनी हुई है, तो इसकी बहुत ज्यादा ब्रांच एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो ये आपको कोई और दूसरा कीड़ा नजर नहीं आ रहा, फ्लैट वर्म नजर नहीं आ रहा, ये आपका फेमस फ्लैट वर्म है, दैट इज दी टीनिया सैगिनेटा, टेप वर्म। टेप वर्म अगर किसी की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मिलता है तो ये ऐसे अटैच हुआ हुआ होता है, ये बहुत खतरनाक है। और ये अगर मैं आपको इसका फ्रंट का स्ट्रक्चर दिखाती तो आप लोग डर जाते, इसलिए मैंने वो वाली डायग्राम नहीं डाली। इसकी ये जो हुक जो होते हैं ना, जहां से ये अटैच होता है आपकी बॉडी से या इंटेस्टाइन से, इतने खतरनाक होते हैं, ऐसा लगता है देखकर बहुत सारे जो इसके दांत हैं। ठीक है, और ये आपको इसका ऊपर का स्कॉलेक्स दिख रहा है, आपने 9 क्लास में डायग्राम बनाई होगी ना स्कॉलेक्स, तो इसकी आंखें जैसी लग रही हैं आपको। हालांकि इसके अंदर न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इनका पैसिव मोड ऑफ लाइफ है, इन्होंने चलना ही नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, सिर्फ अटैच होकर ग़िज़ा को एब्जॉर्ब करते रहना है। और नीचे जो आपको टाइप मिल रही है वो किसकी मिल रही है? फैसियोला हेपेटिका। ठीक है, ये लीफ शेप का है। ये कैसा है? लीफ शेप का। ये होते हैं रिबन शेप के, जहां मेरा कर्सर है ये होते हैं रिबन शेप के। ये वाले जो होते हैं ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, और एक क्लास में आपको मिलता है लीफ शेप। तो दूर से आप देखेंगे आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, और वैसे आप इसका पूरा फाइन व्यू देखें तो दिस वन इज द फैसियोला हिपैटिका, दैट इज द लिवर फ्लूक, एग्जैक्टली सफा। ठीक है, उसके बाद मोनोजेनिक एंड डाइजेनिक पैरासाइट, बेटा ये लिख दिया है यहाँ पर। वो सारी चीजें जो बोर्ड पर पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता वो इस तरह से कर दी हैं ताकि आपको समझ आता रहे। थोड़ा सा मिनिमाइज कीजिएगा, मैं कर देती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट भी लिखा हुआ है आपके सामने, और मोनोजेनिक अभी आपको बताया था टेप वर्म होता है। अच्छा, टेप वर्म की भी दो स्पीशी खास तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक होता है टीनिया सोलियम जो आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, और एक होता है टीनिया सैगिनेटा। ठीक है, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैगिनेटा। टीनिया सोलियम को हम कहते हैं पॉर्क टेप वर्म, पॉर्क, PORK, पॉर्क, पॉर्क टेप वर्म। जो पॉर्क की इंटेस्टाइन में मिलता है वो होता है टीनिया सोलियम, और जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है टीनिया सैगिनेटा, SAGINITA, टीनिया सैगिनेटा, ये क्या होता है? ये है बीफ टेप वर्म, बीफ टेप वर्म। आप कभी भी बीफ को खाएं तो उसको अच्छे से पका के खाना चाहिए, उसमें इसके सिस्ट हो सकते हैं, और ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है अगर खुदा ना खास्ता किसी के अंदर टेप वर्म ग्रो कर रहा हो और उसको पता भी ना हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स की जो हमने क्लासिफिकेशन करी है वो किस बेस के ऊपर करी है? बेटा ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। अब ये लिखा हुआ है टर्बेला, और मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, टर्बेला का मतलब होता है स्टिंग, स्टिंग, डंक, हुक की तरह का होता है। ठीक है, एक छोटा सा स्टिंग होता है, हुक की तरह का डंक होता है, टर्बेला कहते हैं। ठीक है, और टर्बेला से मिलाकर इस क्लास का नाम रखा है टर्बिलेरिया। ठीक है, मैंने क्लास का नाम नहीं डाला यहाँ पर, टर्बेला लिख दिया, टर्बिलेरिया लिखना चाहिए था। स्टिंग की लिख दें STING। अच्छा, 2421 रिकॉर्डेड लेक्चर का टाइम क्या होगा?
बेटा 2:30 से आई गेस आपका रिकॉर्डेड लेक्चर जो होता है वो उसको ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं। तो 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30, 5:30 से ऑनवर्ड्स। बेटा आप 5:15 तक ऑनलाइन होंगी तो आपको ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। 5:15। टीनिया सोलियम वाला पॉइंट बता दूं, टीनिया सोलियम का कॉमन नेम याद रखिएगा, पॉर्क टेप वर्म कहते हैं, ठीक है। वो एनिमल जिसका नाम आप नहीं ले सकते या कम ही लेना चाहिए, पॉर्क, तो उसके अंदर जो टेप वर्म होता है दैट इज द टीनिया सोलियम, ठीक है। और टीनिया सैगिनेटा, SAGINATA, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बुक खोल के देख लीजिएगा। टीनिया सैगिनेटा इज द बीफ टेप वर्म। अच्छा, ये आप बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लासेस के नेम नहीं लिखे मैंने, क्लास का नेम किस बेसिस के ऊपर रखा है मैंने वो लिख दिया है बाय मिस्टेक। मैं आपको खुद से बता देती हूँ, टर्बेला टर्बिलेरिया क्लास होती है इसकी, टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया हमने नाम क्यों रखा क्लास का, क्योंकि उनके अंदर टर्बेला स्टिंग मौजूद होता है, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल एप्रोप्रिएट करके आपको शेयर करवाऊंगी। उसके बाद बेटा ये वाली क्लास होती है ट्रीमाटोडा, ट्रीमाटोडा जिनके अंदर सकर मौजूद है। अगर आपको याद हो, आप एक शॉर्ट गन से खेला करते होंगे बचपन में, बॉयज को याद होगा शॉर्ट गन भी क्या, वो एक इस तरह की गन होती है, उसके आगे एक स्टॉपर होता है, जो आपको टारगेट लेने के लिए मिलता है वो एक स्टिक होती है और साथ में स्टॉपर होता है। आप टारगेट लेते हैं, वो जाकर अडहेसिव उसके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जाकर दीवार के ऊपर अडहेर हो जाता है, ठीक है। तो वो जो दीवार के ऊपर जाकर आपका टारगेट अडहेर होता है, चिपक जाता है, आगे उसकी जो भी चीज लगी हुई होती है ना, वो क्या होता है, वो सकर होता है। बिल्कुल वैसा ही सकर इनके पास मौजूद होता है जिससे ये अटैच हो जाते हैं आपकी बॉडी से, ठीक है। तो वो जो सकर है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रीमा, और क्लास का नाम है ट्रीमाटोडा। और रिबन शेप वर्म हमने क्यों रखा है, इस क्लास का नाम होता है सेस्टोडा, CESTODA, सेस्टोडा। और सेस्टोडा नाम हमने क्यों रखा है, कैस्टोस से मिलाकर, कैस्टोस का मतलब है रिबन शेप, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ इतना देख लीजिएगा, आपको बता चुकी हूँ ये फ्री लिविंग होते हैं। इसके अलावा जो ट्रीमाटोडा क्लास है इसके अंदर एक्टो एंडो पैरासाइट्स दोनों ही होते हैं, और जो टेप वर्म वाली क्लास है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंडो पैरासाइट्स हैं। याद रखना है एक्सक्लूसिवली वो कौन सी फाइलम प्लेटीहेल्मिस की क्लास है जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली एंडो पैरासाइट्स मिलते हैं। द क्लास विच इज हैविंग ओनली एंडो पैरासाइट्स इन इट, द क्लास विच इज हैविंग एक्सक्लूसिवली एंडो पैरासाइट्स इन इट, बेटा वो कौन सी क्लास होगी, सेस्टोडा, सेस्टोडा, ठीक है। अब वन बाय वन पढ़ते हैं इसको। एलिमेंट्री कैनाल अभी पीछे दिखाया आपको, ब्रांच्ड है, डायवर्टिक्यूलाम, ठीक है। ये देखिएगा एलिमेंट्री कैनाल कितनी ब्रांच्ड है, ठीक है। तो ये डायवर्टिक्यूला मौजूद है एलिमेंट्री कैनाल में। उसके बाद सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। जो रिबन शेप वर्म होते हैं इनके अंदर सेगमेंटेशन होती है, बट वो भी फॉल्स सेगमेंटेशन होती है, इनके अंदर सेगमेंटेशन नहीं है। और बॉडी कैसी थी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। फिर उसके बाद बेटा अच्छा इसमें एग्जाम्पल कौन सी आएगी, एग्जाम्पल मैंने नहीं डाली हुई, एग्जाम्पल आएगी इसके अंदर प्लेनेरिया डुजेसिया, ठीक है। उसके बाद है बेटा यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल बाइफर्केटेड है, तो एलिमेंट्री कैनाल देखिएगा, ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ बताती हूँ, यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर ये यूं आ गई और यहाँ से ऐसे आ गई, ठीक है। तो कैसी हो गई, बाइफर्केट, दो ब्रांचेस निकल गई, ठीक है। एग्जैक्टली साइनी, टू ब्रांचेस, एलिमेंट्री कैनाल विच इज हैविंग टू लेटरल ब्रांचेस। बाइफर्केट का मतलब क्या होता है, विच इज हैविंग टू लेटरल ब्रांचेस। सेगमेंटेशन इसमें भी नहीं है और शेप कैसी है, लीफ लाइक। अच्छा ट्रीमा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ इसको जूम इन कर देती हूँ। ये देखिएगा, ये आपको दिख रहा है सकर, ट्रीमा, ट्रीमाटोडा, ठीक है। क्लास है ट्रीमाटोडा, इसके अंदर ट्रीमा मौजूद है, ठीक है बेटा। अरीबा कौन सा वाला क्वेश्चन पूछ रही है बेटा, मैं बिल्कुल लिख देती हूँ, 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आज की क्लास में बताए हैं। साइनी क्या पूछ रही है, बाइफर्केटेड मैंने बताया साइनी, elementary canal which is having two lateral branches, elementary canal which is having two lateral branches is bifurcated elementary canal, ठीक है। अच्छा बेटा उसके बाद देखिएगा एंडोपैरासाइट बता दिया। एलिमेंट्री कैनाल क्यों एब्सेंट होती है, जितने भी पैरासाइट्स हैं उनका पैसिव मोड ऑफ लाइफ होता है, उनको ग़िज़ा को डाइजेस्ट ही नहीं करना।
आप जो ग़िज़ा खा रहे हैं आप उसको डाइजेस्ट करें और डाइजेस्ट करने के बाद उनको बना बनाया हलवा मिल जाता है, वो उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो आपने डाइजेस्ट करा, मेहनत आपकी लगी और उसको यूटिलाइज किसने कर लिया? खुदा ना खास्ता वो जो आपके अंदर कोई भी पैरासाइट रह रहा है, तो वो लोग, वो इंडिविजुअल जो बहुत ज्यादा खाते हो या बिल्कुल नहीं खाते हो, दो अलामात होती हैं, या बहुत ज्यादा खा रहे हो या बिल्कुल नहीं खा रहे हो, तो उनके अंदर माइट बी पॉसिबल कोई एंडोपैरासाइट ग्रो कर रहा है। अच्छा, यहाँ हम लोग जो है ना डरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, और सेगमेंटेशन आपने देखा होगा 9th क्लास में जब बनाया होगा टेप वर्म, तो सेगमेंट्स बनाए होंगे, लेकिन वो सिर्फ बाहर सेगमेंट्स दिखते हैं, अंदर नहीं होते। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। उसके बाद है फाइलम नीमाटोडा। अच्छा, डरा नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ आपको। आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, हाइजेनिक लिविंग कंडीशन है आपकी, आप ना ही मिट्टियों में खेले हैं और ना ही आप इधर उधर खड़े होकर खाने खाते हैं। ठीक है, किसी ठेले वाले के पास आप लोग नहीं खड़े होते होंगे, होप सो। कॉलेज में भी ख्याल रखते होंगे, सर बोल रहे हैं कॉलेज में ये लोग सब कुछ खाते हैं। कॉलेज में भी ख्याल रखें, गाँव में भी जाएंगे तो अपना पानी लेकर जाइएगा, अपनी वाटर बॉटल होनी चाहिए, अपना लंच होना चाहिए घर का, अम्मी के हाथ का बना हुआ। बचपन में खेले ना तो अभी तक आपको उसके आसार दिख गए होते अगर कुछ होता खुदा ना खास्ता। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है नीमाटोडा, निमैट हेल्मिन्थ्स। निमैट हेल्मिन्थ्स, दिस वेरी गुड, दिस इज लाइक अ डॉक्टर अप्रोच। अगर आपने डॉक्टर बनना है ना तो आप बचपन से ही बड़ी हाइजेनिक लिविंग कंडीशन होती है आपकी। अच्छा, निमैट हेल्मिन्थ्स या एस्क हेल्मिन्थ्स। हेल्मिन्थ्स अगेन वर्म है, कौन से वर्म है ये? राउंड वर्म है। अच्छा, इनमें बड़ी वेरिएशन आपको मिलती है, ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं जो आपको नजर नहीं आते, और ये इतना लंबा भी हो सकता है कि 9 मीटर तक लंबा, खुदा ना खास्ता अगर किसी की एलिमेंट्री कैनाल में ग्रो करा तो ये 9 मीटर लंबा भी हो सकता है। और खासतौर पर यहाँ पर जाइंट एलिमेंट्री कैनाल तो राउंडेड है ना, जो जाइंट राउंड वर्म है, जो जाइंट राउंड वर्म है या लार्ज राउंड वर्म है, उसके अंदर वो आपको कितना बड़ा मिल सकता है? 9 मीटर तक। जी 2507 बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 2560 बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा जी, उसके बाद है बॉडी वॉल जो इनकी होती है बाहर की तरफ, अगर आप देखें तो वो नॉन लिविंग क्यूटिकल होती है, ये आपने याद रखना है। द नॉन लिविंग बॉडी कवरिंग ऑफ द राउंड वर्म्स, नॉन लिविंग बॉडी कवरिंग ऑफ द राउंड वर्म इज क्यूटिकल। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल में जाते कैसे, ये मुझे आगे पढ़ाना है, मैं अभी बता देती हूँ। वो बच्चे जो मिट्टी में खेलते हैं या कुछ गंदा खा लेते हैं या कुछ ऐसा कंटामिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम कर लेते हैं जिसके अंदर इनके माइक्रोस्कोपिक सिस्ट मौजूद हैं या एग्स मौजूद हैं, वो आपको नजर नहीं आते। ठीक है, आपने फीकल मटेरियल से कंटामिनेटेड वाटर खुदा ना खास्ता पी लिया, एक ऐसा वाटर पी लिया जिसके अंदर सेवरेज वाटर की कंटामिनेशन है, आपको टेस्ट अलग फील नहीं हुआ और आप पी गए। ठीक है, तो होता क्या है, वो फीकल मटेरियल का कंटामिनेटेड वाटर आपके अंदर लेकर जाता है इसका सिस्ट, ये सिस्ट आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, वहां रिजाइड करता है। अच्छा, इसके अलग अलग चैनल होते हैं, या तो ये ब्लड वेसल से होता हुआ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में रिजाइड करता है, या ये लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाते हैं, या अगर आपको आदत हो आप बेयर फीट, नंगे पांव जो है वो किसी मिट्टी में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो साहिल समंदर पर जाकर जो है फीट रन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो बेटा होता क्या है उससे, ये बाज औकात आपके जो टोज के इन बिटवीन बहुत सॉफ्ट स्किन है उसके थ्रू भी पेनिट्रेट कर जाते हैं अगर वो सॉइल जो है वो गंदी सॉइल है। ठीक है, और उसके जरिए फिर वेसल से होते हुए लिम्फेटिक वेसल से आपके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर किसी के इंटेस्टाइन में जाते हैं, ऐसे इनकी एंट्री होती है। ठीक है, दिस इज द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे तो आप एक हेडिंग हर बीमारी में पढ़ा करेंगे, दैट इज द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि या आपकी बॉडी के अंदर एंटर कैसे हुआ, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन। नहीं चलना चाहिए ना 2310, ठीक है, नहीं चलना चाहिए। अच्छा जी, यहां देख लीजिएगा, उसके बाद सूडोसील आपको पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, सूडोसील की कंडीशन याद रखिएगा, मैंने आपको एग्जांपल दी थी मार्कर, मेरा मार्कर बाहर से राउंड वर्म की तरह से दिख रहा है, इसके अंदर जो रिफिल डली हुई वो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम,
ठीक है, और सेंटर में उसकी कैविटी मौजूद है, ठीक है। अब मेरे मार्कर के अंदर फ्लूइड तो फिल नहीं हुआ हुआ, लेकिन आपने याद रखना यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड होता है। अच्छा, कितनी स्पीशीज इसकी सिर्फ ह्यूमन बॉडी में मिल सकती हैं? ऐसे राउंड वर्म है जो 50 डिफरेंट टाइप के राउंड वर्म्स है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, सिर्फ एक नहीं 50 डिफरेंट टाइप के। और उसमें से सबसे कॉमन जो बच्चों के अंदर अक्सर मिलता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? लार्ज राउंड वर्म। और आपने पढ़ा होगा ये 1 नाइट 1 डे के अंदर 20 लैक्स एग को ले करती है एक दिन के अंदर, ठीक है, 20 लैक्स एग को ले करती है। तो सोचिए कितनी ज्यादा जनरेशन इसकी बढ़ रही होगी किसी भी पेशेंट की बॉडी में अगर ये है। और जहां ज्यादा सिवियर कंडीशन होती है उनको तो हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो सिंपल बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हाइजेनिक लिविंग कंडीशन होनी चाहिए आपकी। और आजकल तो आपके सामने तो कोरोना वाली सिचुएशन भी आई है, पैंडेमिक सिचुएशन, तो आपको पता ही कितना जो है वो सेफ रहना चाहिए, किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है डिजीजेस। ये डिजीजेस आपकी बुक में कुछ दी हुई हैं, कुछ नहीं दी हुई, कुछ का ट्रांसमिशन सही नहीं दिया हुआ। आपकी सिंध बोर्ड की बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है। 2 लैक्स, हाँ एग्जैक्टली 2 लैक्स, आई जस्ट फॉरगॉट 20 लैक्स बोला, 2 लैक्स याद रखिएगा, ठीक है। वो मैं मार्क भी करवा दूंगी बुक में, ठीक है। अब ये आपने डिजीजेस जो है वो ऐसे ही पढ़ लेनी है, ठीक है, डिजीजेस आपने ऐसे ही पढ़ लेनी है, ये जो आपको दिया हुआ है चार्ट, ठीक है। सबसे पहले है वुचेरेरिया, इसकी डिजीज का नाम क्या होता है? फ्लेरिएसिस, एनकाइलोस्टोमियासिस एंड एस्केरियासिस, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी पैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स कौन कौन से हैं? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स पूरा नाम है ये, ठीक है, राउंड जाइंट राउंड वर्म का। इसके अलावा रहता कहाँ पर है? देखें, 2 तो हैं आपकी इंटेस्टाइन में रहने वाले, और एक जो होता है वो लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर रिजाइड करता है, ठीक है। कंडीशन आपको याद हो ना, एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो वो फिलेरियसिस की वजह से जो कंडीशन कॉज होती है उसको हम क्या कहते हैं? एलिफेंटिएसिस, ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरी चीज देखिएगा यहाँ पर, एक तो आपने जो भी वर्म है वो याद रखना है, जो डिजीज कॉज कर रहा है वो याद रखना है। उसके अलावा इनके कॉमन नेम क्या होते हैं? वुचेरेरिया, वुचेरेरिया क्या है? थ्रेड वर्म। एनकाइलोस्टोमा या एनसाइलोस्टोमा क्या है? हुक वर्म, ये हुक के जरिए से अटैच होकर रहता है। और राउंड वर्म तो आपको पता ही है। इसके अलावा आपने एक और वर्म पढ़ा है, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वाज द वर्म व्हिच वी जस्ट लर्न couple of days before, or which we discussed couple of days before in the last chapter? रिंग वर्म तो पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड एक वर्म हमने पढ़ा है,